नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 20 अक्टूबर 2022 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों, सत्र को शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचना है। जैसा कि आप लोगों को अब पता चल चुका है, दोस्तों, बिग न्यूज स्टार्ट हो गया है। यह आप लोगों की मांग पर इसे पुनः स्टार्ट किया गया है, जो कि प्रत्येक दिन दोपहर 2 बजे यह प्रसारित किया जाता है। और दोस्तों, दूसरी जो महत्वपूर्ण सूचना यह है कि बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित कर रहा है। इससे आपकी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों, इस छात्रवृत्ति परीक्षा के माध्यम से आप 90% तक छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आप रजिस्टर करें हमारे बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के इस ऐप पर जा करके। आप इसमें फ्री रजिस्टर होता है, आप रजिस्टर करें। और रजिस्टर की जो अंतिम तिथि है वो 23 अक्टूबर को सुबह 6 बजे तक आपको रजिस्टर करना है। और दोस्तों, 23 अक्टूबर को ही यह परीक्षा सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी। तो यानी 23 तारीख को सुबह 6 बजे तक आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों, इसी वीडियो में नीचे लिंक दिया जाएगा, जिसमें आप जा करके रजिस्टर कर सकते हैं और इस तरह से आप 90% तक छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। पृष्ठ संख्या 6 पर आया हुआ है। इसको सामान्य अध्ययन के थर्ड पेपर, इसको पर्यावरण से हम लोग जोड़ सकते हैं, जलवायु परिवर्तन से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह टॉपिक है ए न्यू लीज ऑफ लाइफ फॉर क्लाइमेट एक्शन, यानी जलवायु कार्रवाई के लिए। यहां पर देखिए, अब इसमें जो टॉपिक है जलवायु परिवर्तन पर हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। यानी जलवायु परिवर्तन पर भारत क्या कर रहा है और कोप 26 जो ग्लासगो में हुआ था उसमें भारत ने क्या प्रतिबद्धता जताई थी और वैश्विक जलवायु परिवर्तन में भारत किस प्रकार नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। तो इसमें हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, चूंकि हमारा जो ग्रह है, जिसे हम नीला ग्रह के नाम से जानते हैं, हमारी जो पृथ्वी है, वह जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता के नुकसान के एक तिहरे संकट का सामना कर रहा है। यानी हमारी इस पृथ्वी पर हमारे ही गलतियों की वजह से आज यह जलवायु परिवर्तन की समस्या, और हम लोगों ने अंधाधुंध औद्योगिकरण किया, नगरीकरण को ज्यादा बढ़ावा दिया और इस तरह से हम लोग विकसित तो हो गए, लेकिन हमारा जो पर्यावरण है वह पूरी तरह से अवक्रमित हो गया। हमारी पृथ्वी धीरे धीरे गर्म होने लगी। यानी औद्योगिक काल से ही अगर देखा जाए तो यह जो औद्योगिक क्रांति है उसके बाद से ही हमारे पृथ्वी का दोहन किया जाने लगा और इस तरह से हमारा पर्यावरण पूरी तरह से अवक्रमित हो गया, जिसका परिणाम हुआ जलवायु परिवर्तन की घटनाएं। और इन परिवर्तनों से प्रदूषण की समस्या, आज आप देखो मेट्रो सिटीज में सांस लेने की समस्या होती है और उसमें प्रदूषण, कई प्रकार के प्रदूषण, चाहे वह वायु प्रदूषण हो, रेडियोधर्मी प्रदूषण हो, सभी ध्वनि प्रदूषण हो, विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से हमारी पृथ्वी, हमारा यह ग्रह बाधित है। और इसके साथ साथ अब इन सारी समस्याओं के बाद क्या होगा, हमारी जो जैव विविधता है उसका ह्रास होगा। तो इस तरह से यह देख सकते हैं कि हमारा ग्रह इन 3 प्रकार के संकटों से घिरा हुआ है। रिकॉर्ड पर अगर देखा जाए तो पिछले दशक में 9 ऐसे वर्ष थे जो सबसे गर्म थे और हमारे पास जो प्रतिबद्धताएं हैं कि 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य से हम नीचे नहीं बढ़ेंगे, जो हमें हमारी जो तबाही है उसको टालने का एक सबसे अच्छा मौका देती है। अगर हम लोग अपने आप में संयम बरतते हैं तो निश्चित रूप से इस जलवायु परिवर्तन की समस्या को दूर कर सकते हैं। आज आप लोग देख रहे होंगे कि जलवायु परिवर्तन की समस्या कितनी तेजी से बढ़ रही है। आज आप देख सकते हैं कि बिना मौसम वर्षा हो रही है, जहां पर सूखा पड़ना चाहिए वहां बाढ़ आ रही है, जहां पर बाढ़ होनी चाहिए वहां सूखा पड़ रहा है। तो इस तरह से मौसम में असमानता भी आ रही है। पूरी तरह से मानसून अवक्रमित हो रहा है, पूरी तरह से मानसून देखिए तो विसंगति उत्पन्न हो रही है और ये कोई भारत में ही नहीं हो रहा है, वैश्विक स्तर पर इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। हम जंगलों को काट दिए हैं, जिसकी वजह से आज आप देख सकते हैं कि चारों तरफ
कंक्रीट के जंगल हैं और यही कारण है कि तापमान बढ़ रहा है। तो ऐसे में हमारे देश के प्रधानमंत्री नवंबर 2021 में कोप 26 की बैठक में उन्होंने भाग लिया था। तो नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित लाइफ या पर्यावरण के लिए जीवन शैली एक नया और बहुत आवश्यक परिप्रेक्ष्य लाता है। तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री वैश्विक स्तर पर एक तरह से देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक आयोजित किए हैं सभा, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव भी भाग ले रहे हैं। तो इस तरह से भारत देख सकते हैं कि किस प्रकार जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण को सुरक्षित करने में आगे की पंक्ति में खड़ा हुआ है। तो दोस्तों, लाइफ द्वारा तैयार किया गया यह सचेत विकल्प इस भावना का चेतन करते हैं, यानी कि घर पर ऊर्जा की बचत करने जैसी क्रियाएं। यानी यह कोई नहीं, सिर्फ सरकार का ही कार्य नहीं है कि हम ऊर्जा का बचत सिर्फ सरकार का, हम लोग ठीकरा फोड़ देते हैं कि सरकार जो है ऊर्जा का उत्पादन कर रही है। हम लोग भी जो ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है उसको संयमित ऊर्जा का उपभोग करें। बहुत सारे लोग क्या होता है कि किराए के मकान पर रहते हैं, अगर उसमें बिजली सम्मिलित है तो लोग बिजली ऐसे ही जलते छोड़ देते हैं, नल का टोटी खोल कर चल देते हैं, ब्रश कर रहे हैं पानी बह रहा है। ये सब क्या है? आवश्यक जरूरतें वाली चीज़ों को अगर हम घरेलू चीज़ों में बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर देखा जाए तो हम दोहन कर रहे हैं और उससे प्रकृति का ही नुकसान हो रहा है, पर्यावरण अवक्रमित हो रहा है। अगर हम सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें, आज लोग देखिए कि एक ही ऑफिस में जा रहे हैं और सब अलग अलग गाड़ियों से जाते हैं। सोचिए उससे कितनी ज़्यादा मात्रा में फॉसिल्स फ्यूल जलता है। अगर आप देखिए कि जैसे अमेरिका वगैरह में कारपूल कल्चर चल रहा है, यानी अगर एक ही सोसाइटी में आप रह रहे हैं तो एक कार से 4 व्यक्ति जा सकते हैं। या हमारी सरकारें जो है सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था की हैं, उन परिवहन की मदद से भी हम जा सकते हैं और इस तरह से जीवाश्म ऊर्जा का इमिशन या उत्सर्जन कम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम साइकिल ट्रैक बनाया जा सकता है। तो कहने का यही मतलब है कि साइकिल चलने से साइकिल ट्रैक अलग से बनाया जाए मेट्रो सिटीज में, और उससे क्या होगा, हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा और साथ साथ पर्यावरण भी स्वस्थ होगा। अधिक पौधे आधारित खाद्य पदार्थों को खाना चाहिए, कम बर्बाद करना चाहिए। यानी खाना, आज आप देखिए कि शादी विवाह बहुत सारे आयोजन होते हैं, वहाँ पर आप देखिए कि जितना खाना खाया नहीं जाता उससे ज़्यादा फेंक दिया जाता है। और सोचिए ग्लोबल हंगर जो इंडेक्स है उसमें रिपोर्ट से यही दिखाया जा रहा है कि विश्व में खाद्य समस्या कितनी बड़ी समस्या है। तो इस तरह से इन सब समस्याओं को, जैसे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम कहता है कि कैफेटेरिया में या होटल में छोटी प्लेटें दी जाए, बड़ी प्लेटों में लोग खाना ज़्यादा ले लेते हैं, इससे बर्बादी होती है। तो इस तरह से जो छोटी प्लेटों की पेशकश करके भोजन की बर्बादी को हतोत्साहित करने जैसे तकनीकों का हमें उपयोग करना चाहिए। बिना ढक्कनों का आकर्षण बनाकर उसे रिसाइकिल किया जाना चाहिए, साइकिल पथ बनाकर साइकिल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आज नीदरलैंड वगैरह में देखिए कि वहाँ के प्रधानमंत्री भी साइकिल से चलते हैं। जर्मनी हुआ, हमारे देश में भी देखा जाए तो जितने भी आईआईटी जहाँ पर अनुसंधान संस्थान है वहाँ के वैज्ञानिक सब साइकिल से चलते हैं। तो इस तरह से आम लोगों में भी यह चीज को बढ़ावा देना चाहिए। और यूएनईपी के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों के 2/3 से अधिक उत्सर्जन को घरेलू खपत और जीवन शैली के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सोचिए, संयुक्त राष्ट्र इन्वायरमेंट जो पर्यावरण कार्यक्रम है वह यही कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों में 2/3 से अधिक जो उत्सर्जन का योगदान हम ही लोग दे रहे हैं। यानी घरेलू खपत का जिम्मेदारी किसकी है? हम लोगों की है। जीवन शैली हमारी कैसे है? मैंने क्या कहा कि नल की टोटी खोल दिया, पानी का अपव्यय हो रहा है, जबकि अगला युद्ध पानी के लिए ही लड़ा जाएगा। पानी हमारा जल समाप्त होता जा रहा है, ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं। ये सब किस वजह से हो रहा है? जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है। अगर हर व्यक्ति यह चेत ले कि हमें एक पेड़ लगाना है तो सोचिए हमारा पर्यावरण भी शुद्ध होगा, हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी। यह सब अब खुद यानी घरेलू खपत को भी हम लोगों को ध्यान देना होगा। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप इस तरह की बात करिए तो आपका मजाक उड़ाया जाता है कि ये देखिए शहर से आया है, इस तरह की बातें। हमारे यहाँ तो बहुत पानी है, खूब पानी बह रहा है, हमारे यहाँ तालाब है, कुएं हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि धीरे धीरे यह पूरी समस्या
जब आएगी तो वह भी सूख जाएंगे। और आज देखिए भारत में ही अगर देखा जाए तो मेट्रो सिटीज में जल की समस्या कितनी बड़ी समस्या है। चेन्नई में ट्रेन के द्वारा जल पहुंचाया जाता है। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में पानी की समस्या आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड रीजन, इस बहुत सारे क्षेत्रों में आप देखिए कि भारत में एक तरफ बाढ़ तो एक तरफ सूखा की समस्या है। तो भारत का ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए तो आज गुजरात में लाइफ का यह विजन संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा किए गए वैश्विक मिशन के रूप में यह कह सकते हैं कि विश्व में आज भारत रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस तरह से वे दुनिया भर के सभी उपभोक्ताओं से यह कहा है कि 2027 तक प्रो प्लेनेट पीपल बनने का आग्रह किया है, जिससे कि साधारण जीवन शैली में हम अपने बदलाव कर सकें। यानी कि हमारा खुद का भी कर्तव्य हो कि अगर हम कमरे से बाहर निकल रहे हैं तो लाइट को ऑफ करके निकलें, ना कि लाइट जलाकर, सोते समय लाइट को बंद करके सोएं। तो इस तरह से यह छोटे छोटे कार्यक्रम अगर हम घरेलू अपनी जिंदगी में करते हैं तो निश्चित रूप से उत्सर्जन में कमी आएगी, जीवाश्म ईंधनों का दोहन कम होगा और दुनिया की सबसे गरीब आधी आबादी में उत्सर्जन अभी भी सबसे धनी लोगों के 1% से भी कम है। यानी आज हमारे देश विकासशील देश है। हमारे देश के लोगों में अगर प्रति व्यक्ति की बात की जाए तो हम लोग उतनी उस ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं कर रहे हैं जितना कि यह विकसित देश करते हैं। तो दोस्तों, विकसित दुनिया पर बोझ, यानी अगर यही बात सभी देशों में हालांकि लागू होती है, लेकिन लाइफ जो भारत के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है वैश्विक जलवायु न्याय के साथ यह प्रतिध्वनित होता है, जिसे भारत ने सबसे अधिक प्रभावित फिर भी कम से कम जिम्मेदार लोगों के लिए जलवायु अनुकूलन और शमन का समर्थन करने के लिए विकसित देशों में बढ़े हुए दायित्वों को उजागर करने के लिए सही रूप से आह्वान किया है। सोचिए, एक उच्च आय वाले देश में एक व्यक्ति का औसत कार्बन पदचिह्न कम से कम विकसित देश में एक व्यक्ति की तुलना में 80 गुना अधिक है। सोच लीजिए, तो यह एक सामान्य बिंदु है। तो विकसित दुनिया ने इस संक्रमण के आनुपातिक हिस्से को उठाने का आह्वान करना उचित है। दोस्तों, महात्मा गांधी के शब्दों में अगर बात किया जाए, देखिए महात्मा गांधी हर क्षेत्र में आज प्रासंगिक हैं। उन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में भी बहुत सारी बातें की थी। तो दुनिया में हर किसी की जरूरत के लिए, यानी देखिए कह रहा है ना, दुनिया में हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त है, लेकिन सभी लालच के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी कहने का यही मतलब है कि दुनिया यानी हमारी पृथ्वी हमारे लिए बहुत सारी संभावनाएं दी है, बहुत कुछ हमें दिया है, लेकिन अगर हम वही लालच करते हैं तो वही दिक्कत हो जाती है। यानी हम लोग जो है प्रकृति का दोहन बेतरतीब करने लगते हैं, जिसकी वजह से यह समस्याएं उत्पन्न हो रही। दोस्तों, COP26 में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पंचामृत लक्ष्य यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए समर्थन के लिए आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे, दक्षिण सहयोग प्लेटफॉर्मों के लिए गठबंधन, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से जीवंत व्यवसायों के साथ नवीकरणीय और विद्युत गतिशीलता में भारी निवेश करना, एक विश्व स्तरीय सार्वजनिक डिजिटल तकनीक स्टैक के लिए भारत पैमाने विशेषज्ञता और वैधता लाता है। दोस्तों, भारत G20 और G77 को बांटने वाली एक अच्छी तरह से स्थापित संयुक्त राष्ट्र का देश है और इस तरह से भारत इन देशों का नेतृत्व कर रहा है और भारत में एक कह सकते हैं कि नेतृत्व क्षमता है। तो जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में भारत जिस प्रकार देखा जाए तो वह इंडियन रेलवे विल बी नेट जीरो बाई 2030 यानी 2030 तक वह नेट जीरो इमिशन जो है बना देगा भारतीय रेलवे को। हमारे देश के प्रधानमंत्री की यह योजना है 2030 तक नेट जीरो की बात कर रहे हैं। इसी तरह से इंडिया नेट जीरो इमिशन टारगेट जो रखा है वह 2070 तक पूरी तरह से नेट जीरो पर लाने की बात की गई है। इसीलिए इसी तरह से इंडिया विल ब्रिंग इज नॉन फॉसिल्स एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट बाई 2030। सोचिए 2030 तक 500 गीगावाट एनर्जी जो है गैर जीवाश्म एनर्जी का उत्पादन भारत करेगा। इसी तरह से इंडिया विल फुलफिल 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2030। यहां पर आप देख सकते हैं कि इंडिया विल ब्रिंग डाउन द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी बाई मोर देन 45% बाई 2030। तो यह देख सकते हैं द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, द हिस्टोरिक पैक्ट अप्रूव्ड बाई 195 कंट्रीज विल टेक इफेक्ट फ्रॉम 2020। तो ये जो है पॉइंट्स हैं, इनमें देखिएगा, ये देख सकते हैं ना, टेम्परेचर 2100 तक यानी
विल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस के कम हमें तापमान को रखना होगा, यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस, तभी हमारी पृथ्वी बच सकती है। और रिच कंट्रीज मस्ट प्रोवाइड $100 बिलियन फ्रॉम 2020 एज फ्लोर, यानी कह सकते हैं कि जो विकसित देश हैं उनको फाइनेंस की व्यवस्था करनी होगी, यानी 2020 से 25 के बीच में। इसी तरह से डेवलप कंट्रीज मस्ट कंटिन्यू टू टेक द लैंड इन द एजुकेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। इसी तरह से देख सकते हैं इमिशन ऑब्जेक्टिव्स 2050, क्लाइमेट डैमेज, रिव्यू मैकेनिज्म, बर्डन शेयरिंग, इन सब के में अगर देखा जाए तो भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत एक विश्व लीडर के रूप में उभर रहा है। खासकर पर्यावरण को बचाने में भारत सबसे आगे के देशों में से एक माना जा रहा है। तो यह महत्वपूर्ण टॉपिक था। अब बढ़ते हैं दोस्तों, पृष्ठ संख्या 7 पर आया हुआ है। इसको सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर यानी राज्य व्यवस्था से जोड़ा जा सकता है। द नेक्स्ट CJI विल हैव द लॉन्गेस्ट टेन्योर इन द लास्ट डिकेड, यानी पिछले जो 10 सालों में सबसे लंबा कार्यकाल होगा जो नए हमारे 50वें यानी 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बनेंगे, DY चंद्रचूड़। तो दोस्तों यह थोड़ा सा तथ्यात्मक है, ध्यान रखिएगा ये टॉपिक, और हम लोग इसके बारे में याद हो तो द बिग न्यूज में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है, ये टॉपिक जो लिया गया है कि कार्यकाल के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल 1, टेबल 2, इस तरह से टेबल 3, 4, टेबल 5 दिया गया है। तो यहाँ टेबल 1 में आप देख सकते हैं द टेबल लिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु हैव सर्व द लॉन्गर एंड शॉर्टेस्ट टर्म, यानी सबसे लंबा कार्यकाल किसका था। तो जो अभी वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 9 नवंबर को वह जो है शपथ लेंगे, DY चंद्रचूड़, उन्हीं के पिताजी सबसे अधिक समय तक भारत में मुख्य न्यायाधीश रहने वाले वह चीफ जस्टिस थे। तो उनका नाम भी याद रखना YY चंद्रचूड़ था, यानी वह 7 वर्ष 4 महीने 19 दिन तक जो है कार्य किया था। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जस्टिस भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, जस्टिस AN एंड जस्टिस सुधीर रंजन दास, जस्टिस KG बालाकृष्णन। तो ये सब देख सकते हैं, इनका कार्यकाल 7 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 3 वर्ष। और उसके बाद 14वें जो होंगे नंबर पर जस्टिस DY चंद्रचूड़, इनका कार्यकाल 2 वर्ष 2 दिन का होगा, जो कि पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक कार्यकाल। और बॉटम की बात की जाए तो कमल नारायण सिंह मात्र 17 दिन तक वह भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। इसी तरह से जस्टिस राजेंद्र बाबू, तो यह पॉइंट ये फैक्चुअल है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और फिर दूसरे टेबल में दिया गया है कि द टेबल लिस्ट द यंगेस्ट एंड ओल्डेस्ट CJIs बेस्ड ऑन देयर एज एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। तो निश्चित रूप से जो ज्यादा समय तक रहेगा इसका मतलब है कि वह सबसे यंगेस्ट रहा होगा। तो यह भी जो रिकॉर्ड है इन्हीं के हाथ में है, जस्टिस YV चंद्रचूड़, यानी जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बनेंगे उन्हीं के पिता का रिकॉर्ड है। वह 57 साल में ही भारत के मुख्य न्यायाधीश बन गए थे। इसी तरह से जस्टिस हीरालाल जे कानिया, जो कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया यानी स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, जस्टिस हीरालाल जे कानिया, वह 59 ईयर ओल्ड थे। और DY चंद्रचूड़ का 62 वर्ष 11 महीने 29 दिन है, यानी यह 16वें ऐसे हैं जो सबसे यंगेस्ट चीफ जस्टिस होंगे। और ओल्डेस्ट की बात की जाए तो निश्चित रूप से जो सबसे कम समय सर्व करेगा यानी 17 दिन तक था, यानी वह 64 साल 11 महीने 12 दिन। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का 65 वर्ष यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए रिटायरमेंट की उम्र क्या है, 65 वर्ष कंप्लीट हो जाता है तो वह रिटायर हो जाता है। दोस्तों इसी तरह से देखिए चार्ट 3 में दिया गया है, शोज द नंबर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोर्न इन वेरियस स्टेट एंड कंट्री। तो यहां पर देख रहे हैं ना कि 7 ऐसे चीफ जस्टिस हैं जो महाराष्ट्र से आते हैं, 4 ऐसे हैं जो कर्नाटक और मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से 5 और वेस्ट बंगाल से भी 5, गुजरात से 3 और उड़ीसा से भी 3, इसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, बिहार और इस तरह से आप देख सकते हैं पंजाब, तमिलनाडु से 2-2 आते हैं। इसी तरह से चार्ट 4 भी देख सकते हैं। और दोस्तों टेबल 5 में देख सकते हैं द चार्ट शोज द जजेस एट द सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट इन लाइन टू बिकम द CJI बेस्ड ऑन सीनियरिटी। तो अब इनके बाद DY चंद्रचूड़ के बाद जस्टिस संजीव खन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। इसी तरह से जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ
और जस्टिस वी नागरत्ना यानी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश 2027 में बनेंगी। अभी तक एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। तो इस तरह से यह पॉइंट्स है, इन्हें आप लोग ध्यान रखें। थोड़ा सा ये फैक्चुअल है और इसके बारे में मैंने इसकी योग्यता और दोस्तों हम लोगों ने याद हो तो बिग न्यूज में पूरा इसके बारे में बात किया था। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए हम लोगों ने बात किया था। इसके वेतन और भत्ते की बात किया था। इसके ऊपर जो है रिमूवल की भी बात किया था, कैसे इसको हटाया जा सकता है। इसके फंक्शन की बात किया था, इसके कार्य की, इसके पावर की बात किया था, इसको हटाने की प्रक्रिया, ये सब डिस्कस मैं कर चुका हूं। आप लोग बिग न्यूज में जरूर देखिएगा। यहां पर ये थोड़ा सा फैक्चुअल था, इसे ध्यान रखेंगे। और यह देख सकते हैं टेबल 5 पे मैंने क्या कहा कि जस्टिस संजीव खन्ना, बी.आर. गवई, सूर्यकांत, विक्रमनाथ, ये सब आगे आने वाले दिनों में यानी 2027 तक का पहली महिला मुख्य न्यायाधीश 24 सितंबर 2027 को बनेंगे और इनका भी कार्यकाल देख रहे हैं ना, अक्टूबर में ही खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से महत्वपूर्ण था, इसे देखिएगा। अब बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की ओर। सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर अंतरराष्ट्रीय संबंध से इसे जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, हेल्ड अप बाय द चाइनीज। तो यहां पर देख सकते हैं कि चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो है अलकायदा और आईएसआईएस से जुड़े आतंकवादियों की सूची के तहत भारत द्वारा सुझाए गए नामों को क्यों रोक रहा है, इसके पीछे क्या कारण है और सबसे हालिया घटना कौन सी थी और 1999 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित 1267 समिति है क्या, यह आपके लिए जानना आवश्यक है। इसमें सूचीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि अभी फिर चीन ने देखा जाए तो पाकिस्तान का समर्थन किया है। चीन संयुक्त भारत, यूएस, अलकायदा और आईएसआईएस से संबंध आतंकवादियों की यूएनएससी 1267 सूची के तहत लश्कर कमांडर शाहिद महमूद को नामित करने का प्रस्ताव चीन ने पिछले 4 महीनों में चौथी बार भारत और अमेरिका द्वारा एक लिस्टिंग कदम का अवरुद्ध करने का, यानी भारत और अमेरिका ने इसका जो है 1267 समिति के आधार पर इसके नाम को लिस्टिंग करने की बात की, लेकिन चीन ने इसको वॉकआउट कर दिया, इसका विरोध कर दिया, इसको होल्ड पर रखने की बात की गई। तो दोस्तों यह 1267 जो समिति है 1999 में स्थापित की गई थी और इसे 2011 और 15 में थोड़ा सा अपडेट किया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र के किसी भी सदस्य देश को एक समेकित सूची में एक आतंकवादी या आतंकवादी समूह का नाम जोड़ने का प्रस्ताव करने की अनुमति देती है यह समिति। लेकिन इस तरह से अमेरिका और भारत की बातों को नजरअंदाज करते हुए चीन चौथी बार यह हरकत किया है। तो चीन ने लिस्टिंग रखने के लिए क्या कारण बताए हैं? तो दोस्तों 2001 के बाद से चीन ने दोनों देशों के बीच घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों को देखते हुए मुख्य रूप से पाकिस्तान स्थित समूह और उनके नेताओं से संबंधित कई लिस्टिंग प्रस्तावों पर रोक लगा दी। चूंकि चीन और पाकिस्तान के बीच काफ़ी अच्छे संबंध हैं, तो इस तरह से वहाँ के लोगों का वह सपोर्ट करता है। सबसे उल्लेखनीय बात यही है कि जैसे मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर की सूची पर चीन को आपत्ति थी, क्योंकि मसूद अजहर को 1999 में भारत द्वारा जेल से रिहा कर दिया गया था और इंडियन एयरलाइंस की उड़ान IC 814 पर बंधकों के बदले आतंकवादियों को सौंप दिया गया था, जिससे अजहर की एक आतंकवादी के रूप में अपनी स्थिति के बारे में थोड़ा संदेह होना चाहिए। यानी भारत ने उसको रिहा कर दिया था, जिसकी वजह से चीन जैसे मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर को सूचीबद्ध करने पर वह आपत्ति जताता है कि भाई जब भारत ने रिहा किया है तो निश्चित रूप से यह आतंकवादी नहीं था, यह कह करके वह उन्हें बचाने का प्रयास कर रहा है। जबकि 2019 में जैसे मोहम्मद से जुड़े पुलवामा हमले के 3 महीने बाद चीन ने आखिरकार अपनी फिर से वह बात को वापस लिया था। दोस्तों इस साल अगस्त में ही विभिन्न आतंकी लिस्टिंग के लिए भारत के अनुरोधों पर लगातार बारे में पूछे जाने पर भारत में चीनी राजदूत ने यही कहा कि वह इन विशिष्ट मामलों का अध्ययन करने के लिए कुछ समय चाहता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि चीन ने आतंकवाद विरोधी सहयोग के प्रयासों पर अपना रुख बदल दिया है। इसके अलावा यह संभव है कि चीन देशों के एक समूह द्वारा लाए जा रहे
है लिस्टिंग प्रस्ताव विशेष रूप से अकेले भारत के बजाय भारत और यूएस अगस्त में यूएनएससी की बैठक में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने बिना किसी औचित्य के अनुरोधों को सूचीबद्ध करने पर रोक लगाने और ब्लॉक करने की प्रथा को समाप्त करने का आह्वान भी किया था। तो दोस्तों, अब भारत के पास क्या विकल्प है? फिर से चीन ने इस पर वॉकआउट कर दिया है। तो 2008 में मुंबई हमलों के बाद से भारत ने सीमा पार आतंकवाद पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाने के लिए कई अलग अलग तरीकों की कोशिश की है और यूएनएससी की आतंकी सूची एक ऐसा मार्ग रहा है। जहां चीन ने कई लिस्टिंग को ब्लॉक कर दिया है, वहीं पाकिस्तान में सैकड़ों आतंकवादियों और संस्थाओं के नाम हैं जो भारत के लिए खतरा हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्य के रूप में पाकिस्तान का दायित्व है कि वह सभी नामित संस्थाओं के लिए धन, हथियार और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर यात्रा करने के लिए पहुंच को वह अवरुद्ध करे। और यह कुछ ऐसा जैसा कि भारत ने पेरिस स्थित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के साथ भी अपने आप को आगे बढ़ाया और जहां 2012 से 15 और 18 से 22 के बीच से आतंकवाद के वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने में असमर्थता के कारण पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया था। तो दोस्तों, भारत यहां पर लगातार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रहने के लिए कोशिश करता रहता है, जबकि पाकिस्तान को इस सप्ताह उस सूची से हटाए जाने की संभावना है। उसे अपनी धरती पर आतंकी संस्थाओं के खिलाफ कई कार्रवाई करनी पड़ी और जांच के दायरे में भी रहेगा। और अंत में भारत और यूएस ने सर्वाधिक वांछित आतंकवादियों की अपनी अलग सूची बनाई है जो उनके खिलाफ मामलों का दस्तावेजीकरण करते हैं। अतः उन पर प्रतिबंध लगाने पर वैश्विक सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से भी देखा जा सकता है। दोस्तों, ये तो रही खबर। अब यहाँ पर थोड़ा सा जान लीजिए कि यूएनएससी 1267 समिति क्या है। तो दोस्तों, पहली बार इसको 1999 में इसे स्थापित किया गया था। और दोस्तों, जब 2001 में याद हो तो 9/11 जो हमला हुआ था उसके बाद से यह और मजबूत हुआ। इसे अब इस्लामिक स्टेट और अलकायदा समिति के रूप में जाना जाता है। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी और गैर स्थायी सदस्य शामिल हैं। दोस्तों, आतंकवादियों की यह सूची एक वैश्विक सूची है जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा यह प्रमाणित है। यह सूची पाकिस्तानी नागरिकों और निवासियों से भरी हुई है, यानी इस सूची में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक हैं। और दोस्तों, यह आतंकवादियों की आवाजाही, विशेष रूप से यात्रा प्रतिबंधों से संबंधित, संपत्ति की जब्ती, आतंकवाद के लिए हथियारों पर प्रतिबंध को सीमित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों पर यह चर्चा करता है। दोस्तों, भारत ने पिछले दशक में वर्ष 2009, 2016 और 2017 में कम से कम 3 प्रयास किए ताकि जैश प्रमुख को वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया जाए। पाकिस्तान के इशारे पर चीन सभी कोशिशों को रोक दिया और फिर चौथी बार अभी कल ही फिर से चीन ने इस पर रोक लगा दी है। तो दोस्तों, यह सूचीकरण प्रक्रिया होती क्या है? तो यह लिस्टिंग प्रोसेस है क्या? तो दोस्तों, यह जो सूचीकरण प्रक्रिया है, कोई भी सदस्य देश किसी व्यक्ति, समूह या इकाई को सूचीबद्ध करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। प्रस्ताव में उन कृत्यों व गतिविधियों को शामिल किया जाना चाहिए जो यह दर्शाते हैं कि प्रस्तावित व्यक्ति, समूह, इकाई ने ISIL यानी जैसे मोहम्मद, अलकायदा या किसी भी सेल के संबद्ध समूह, उसके व्युत्पन्न से जुड़े कार्यों या गतिविधियों के वित्त पोषण, योजना, सुविधा, तैयारी या संचालन में भाग लिया हो। तो दोस्तों, यह जो है इस तरह से इसको सूचीबद्ध किया जाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, पृष्ठ संख्या 10 पर आया हुआ, इसको कला एवं संस्कृति से जोड़ सकते हैं। सेंटर टू प्रमोट डेस्टिनेशन इन 15 स्टेट एज पार्ट ऑफ स्वदेश दर्शन 2। तो दोस्तों, स्वदेश दर्शन योजना पर्यटन से संबंधित योजना है। इसका चरण यानी 2.0 जनवरी से स्टार्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों, यह स्वदेश दर्शन योजना जो 2.0 है, वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ स्वदेश दर्शन 2.0, यह नई योजना का उद्देश्य ही है कि जो पर्यटन का जो गंतव्य है, यानी जहां पर जाना होता है, गंतव्य के रूप में भारत की पूरी क्षमता को साकार कर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है।
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यह खबर जो है कि प्रयागराज, चित्रकूट और ग्वालियर देश भर के 15 राज्यों में पहचाने जाने वाले शहरों में से हैं जिन्हें भारत की नई घरेलू पर्यटन नीति के हिस्से के रूप में प्रचारित किया जाना है, जो थीम आधारित पर्यटन सर्किट से अभी दूर हैं। तो गंतव्य पर्यटन को फिर से शुरू करने पर केंद्रित हैं। तो यह पहल स्वदेश दर्शन 2 के पहले चरण के हिस्से के रूप में की जा रही है, जिसे जनवरी में शुरू किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में झांसी, प्रयागराज, चित्रकूट, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, खजुराहो, महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा के कुछ प्रमुख स्थानों की पहचान की गई है। और दोस्तों ये जो स्वदेश दर्शन योजना है 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके बारे में थोड़ा सा आगे अभी हम चर्चा करेंगे। तो वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ इस योजना को नया रूप दिया जा रहा है। दोस्तों स्वदेश दर्शन योजना 2014-15 में थीम आधारित पर्यटक सर्किट के एकीकृत विकास के लिए यह शुरू की गई थी और इस योजना के तहत 15 विषयगत सर्किटों की पहचान की गई, जैसे बौद्ध सर्किट, तटीय सर्किट, डेजर्ट सर्किट, इको सर्किट, हेरिटेज सर्किट, हिमालयन सर्किट, कृष्णा सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, रामायण सर्किट, ग्रामीण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी सर्किट, तीर्थांकर सर्किट, जनजातीय सर्किट और वन्य जीव सर्किट। तो इस तरह से जो है इसमें यह बांटा गया है। तो इस योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय देश में पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन एवं केंद्रीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो दोस्तों 2017-18, 2018-19, 2019-20 कि अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू थर्ड सैटेलाइट अकाउंट के आधार पर अगर इन तीनों वर्षों में देखा जाए तो रोजगार में पर्यटन का जो योगदान था तो 14.78%, दूसरे में था 14.87% और इसी तरह से 19-20 में 15.34% की बढ़ोतरी हुई है। और यहां पर देख सकते हैं बाद में थोड़ा सा घटा है 2020 में। आगे आप देख सकते हैं 2029 में कितनी संभावनाएं हैं, क्योंकि यह 2019 के बाद कोरोना आ गया, 20 के बाद, तो 20, 21, 22 में थोड़ा सा डाउन पड़ा, लेकिन अब खुल जाने के बाद पर्यटन फिर से तेजी से बढ़ेगा। तो इस तरह से इसका भी असीम संभावनाएं हैं भारत की अर्थव्यवस्था में इसके योगदान की। तो दोस्तों इस तरह से स्वदेश दर्शन योजना ये जो 2.0 है, इसके तहत क्या है, वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ ही इस नई योजना का उद्देश्य यह है कि पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत की पूरी क्षमता को साकार कर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है। दोस्तों स्वदेश दर्शन 2.0 एक वृद्धिशील परिवर्तन नहीं बल्कि स्थायी और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए स्वदेश दर्शन योजना को एक समग्र मिशन के रूप में विकसित करने हेतु पीढ़ीगत बदलाव है। दोस्तों इस योजना के तहत पर्यटन क्षेत्र के लिए निम्नलिखित प्रमुख विषयों की पहचान की गई है। जैसे देख सकते हैं यहां पर रूरल टूरिज्म, इसको कहेंगे ग्रामीण पर्यटन। तो यहां पर देख सकते हैं कि द एम इज टू डेवलप इंटरेस्ट इन द हेरिटेज एंड कल्चर, यानी विरासत और संस्कृति, एंड प्रमोट विजिट टू विलेज सेटिंग्स टू एक्सपीरियंस एंड लाइव ए रिलैक्स्ड एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल। तो ग्रामीण क्षेत्रों की आप देख सकते हैं कि वहां पर शुद्ध वातावरण होता है, वहां पर्यावरण सुरक्षित होता है, तो ऐसे क्षेत्र में भी लोग जाने के लिए अब कोशिश कर रहे हैं। आज देखिए लोग आउटिंग के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं और वहां पर जाकर के अपनी छुट्टियां बिताते हैं। इसी तरह से दूसरा है पिलग्रिमेज टूरिज्म। तो यहां पर ये देख सकते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू टूरिज्म इंडस्ट्री, यानी यह जो टूरिज्म है यह सबसे बड़ा यानी पर्यटन उद्योग में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इंडिया बीइंग ए रिलीजियस हब फॉर डिफरेंट कल्चर्स अट्रैक्ट मेनी टूरिस्ट्स एवरी ईयर, यानी यहाँ पर देख सकते हैं कि विश्व से लोग आते हैं। आज देखिए कि बनारस में बहुत सारे विदेशी आते हैं यात्रा करने, पर्यटन के लिए आते हैं। तो भारत के जो भी यह मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, इनको देखने के लिए विश्व से लोग आते हैं। इसी तरह से इको टूरिज्म यानी पारिस्थितिकी पर्यटन, इसी तरह से लग्जरी टूरिज्म। तो लग्जरी ट्रेवल मार्केट इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड to grow at rate of 12.8 during 2015 to 2025, तो the highest in comparison with the any other BRIC country, यानी जो BRIC ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना है उसमें अगर देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट है। एडवेंचर टूरिज्म, साहसिक पर्यटन, मेडिकल टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, इस तरह से इन सब को बढ़ावा दे करके आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों पृष्ठ संख्या 12 पर। सामान्य अध्ययन के थर्ड पेपर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जोड़ सकते हैं।
वी हैव टू वर्क फास्ट टू सॉल्व चैलेंजेस इन स्पेस टेक। यानी यहां पर देख सकते हैं कि पीएम मोदी ने चल रहे डेफ एक्सपो में मिशन डेफ स्पेस का भी शुभारंभ कर दिया है। तो दोस्तों उन्होंने इस चल रहे डेफ एक्सपो 2022 में चौथी रक्षा स्वदेशीकरण सूची भी जारी कर दी है दोस्तों, जो कुछ समय सीमा के बाद 101 वस्तुओं के आयात पर रोक लगाती है। यानी जो चौथी रक्षा स्वदेशीकरण जो सूची है उसको जारी करने के बाद जो 101 वस्तुओं का हम लोग आयात कर रहे हैं वह उस पर रोक लग जाएगी। दोस्तों भारत स्पेस वार के लिए तो तैयारी कर रहा है, लेकिन जो 75 चुनौतियां अंतरिक्ष के लिए चिन्हित की गई हैं वे सेनाओं की कम्युनिकेशन और सर्विलांस से जुड़ी हुई हैं और इन समस्याओं को स्पेस से जोड़ा जाएगा। तो स्पेस वार के लिए ही डीआरडीओ ने एसैट यानी एंटी सैटेलाइट मिसाइल तैयार की है, जिसका सफल परीक्षण भी हो चुका है। चीन के स्पेस के मिलिटराइजेशन की चिंता को देखते हुए भारत ने यह एसेट मिसाइल तैयार की थी। दोस्तों क्या डेफ स्पेस मिशन में प्राइवेट कंपनियां भी बनेंगी भागीदार? तो अगर अभी तक की बात की जाए तो भारत की सेनाओं यानी थल सेना, जल सेना, वायु सेना की स्पेस जरूरतों को इसरो ही पूरा करता है। कौन? इंडियन स्पेस ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पूरा करता है, लेकिन अब प्राइवेट कंपनियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री के मुताबिक डेफ स्पेस मिशन के तहत अंतरिक्ष में देश की सैन्य तैयारियों को मजबूत करने के लिए 75 जो चुनौतियों को चुना गया है उसको पूरा करने के लिए देश की प्राइवेट कंपनी और स्टार्टअप को भी उन्होंने आमंत्रित किया है। तो इस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि डेटा तक रियल टाइम पहुंच, यानी 60 से अधिक विकासशील देश हैं जिसके साथ भारत अपना अंतरिक्ष विज्ञान साझा कर रहा है। दक्षिण एशिया उपग्रह इसका एक प्रभावी उदाहरण भी है। दोस्तों भारत अगले साल तक 10 आसियान देशों को भी भारत के उपग्रह डेटा तक रियल टाइम पहुंच प्राप्त हो जाएगी और यूरोप तथा अमेरिका जैसे विकसित देश भी हमारे उपग्रह डेटा का उपयोग कर रहे हैं। और दोस्तों सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जो है, इससे पहले 2022 में रक्षा मंत्रालय ने 101 वस्तुओं की तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी की थी, जिसमें प्रमुख उपकरण प्लेटफॉर्म शामिल थे। अगस्त 2020 में 101 वस्तुओं को शामिल करने वाली पहली नकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को असूचित किया गया था और दूसरी स्वदेशीकरण सूची को जून 2021 में 108 वस्तुओं के लिए आयात सूची में सूचीकृत किया गया था। और दोस्तों तीसरी सूची में अत्यधिक जटिल सिस्टम, सेंसर, हथियार, गोला बारूद जैसे हल्के वजन टैंक माउंटेड आरटी गन सिस्टम, अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाजों आदि को इसमें शामिल किया गया है। और दोस्तों इन हथियारों और प्लेटफार्मों को दिसंबर 2022 से 2027 तक प्रभावी रूप से इसे स्वदेशी होने की योजना बनाई जा रही है। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आत्मनिर्भर भारत, हमारे देश के प्रधानमंत्री का यही है कि आत्मनिर्भर भारत के कदम, तो यानी थर्ड पॉजिटिव लिस्ट फॉर इंडिजिनाइजेशन, यानी यह तीसरी सकारात्मक सूची है। और यह देख सकते हैं कि रिड्यूस इंपोर्ट डिफेंस ऑफ डीपीएस यूज, यानी भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि रक्षा उपकरणों का वह आयात पर नियंत्रण स्थापित करे और भारत निर्यातक देश बने और इस तरह से पोजीशन इंडिया एज ए डिजाइनर लीडर इन दिस टेक्नोलॉजी। तो यह महत्वपूर्ण है दोस्तों। और इसके साथ साथ रक्षा स्वदेशीकरण से संबंधित मुद्दे क्या हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना। तो दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र पर अत्यधिक जो निर्भरता है, यही कारण है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री प्राइवेट कंपनियों और नए स्टार्टअप को भी इसमें आमंत्रित किया है। तो भारत की 4 कंपनियां हैं, भारत आयुध कारखाने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और भारत डायनामिक लिमिटेड दुनिया के शीर्ष 100 सबसे बड़े हथियार उत्पादकों में से हैं। तो इस तरह से इसमें और लोगों को अब भागीदारी बना करके हम रक्षा स्वदेशीकरण में आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों नीति में देरी, जो पॉलिसी बनाई जाती है उसमें बहुत देरी होती है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने 4 ट्रिलियन रुपए के 200 से अधिक रक्षा अधिग्रहण को मंजूरी दी है, लेकिन अधिकांश अभी भी प्रसंस्करण के अपेक्षाकृत शुरुआती चरण में है। यानी अभी कितना इसमें टाइम लगेगा। और साथ साथ महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों की हमारे देश में कमी है। इसी तरह से एकाधिक क्षेत्राधिकार, यानी रक्षा मंत्रालय और औद्योगिक संवर्धन मंत्रालय के अतिव्यापी क्षेत्राधिकार भारत की रक्षा निर्माण की क्षमता को प्रभावित करते हैं। तो यानी इस जो एकाधिकार है इसको जो है थोड़ा सा कम करना होगा, तभी जो है प्राइवेट और स्टार्टअप इसमें इंटरेस्ट लेंगे।
गुणवत्ता की कमी है अभी, यानी कुछ मामलों में उच्च स्वदेशीकरण का से मुख्य रूप से निम्न स्तरीय तकनीकी को दिया जाता है, यानी हमारे पास उच्च तकनीकी का अभी विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाया है। इसी तरह से R&D में जो खामियां हैं, टोकन आवंटन करके प्रौद्योगिकी वित्त पोषण के लिए एक सेवा अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में गंभीरता की कमी एक पर्याप्त टिप्पणी है, यानी इच्छा शक्ति की कमी है। ये सब समस्याएं देखने के साथ साथ जो है कौशल की कमी दिखाई देती है, हमारे संस्थानों में इंजीनियरिंग और अनुसंधान क्षमता की कमी है, या हमें फिर से एक मजबूत उद्योग अकादमिक इंटरफेस की आवश्यकता की ओर ले जाता है। तो इस तरह से यह महत्वपूर्ण, यह इससे संबंधित मुद्दे हैं। अगर इन सब को ठीक कर लेते हैं तो निश्चित रूप से भारत आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ सकता है। अब दोस्तों विविध समाचारों की बात करेंगे। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि कल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नया अध्यक्ष कर्नाटक से आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया है। तो कांग्रेस में चुनाव हुआ, वो तो ठीक है, वो आप लोग देखिएगा, वो तो खबर थी। लेकिन यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कुछ तथ्यों को हमने दिया है और आप भी इसमें जोड़ने का प्रयास करिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। एलन एक्टोवियन ह्यूम के द्वारा हुई थी। वह थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य थे। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे क्या कारण था, यह बहुत आवश्यक है आप लोगों के लिए जानना। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अगर देखा जाए तो इसे सेफ्टी वॉल्व के रूप में यूज किया गया था, सेफ्टी वॉल्व के रूप में, चूंकि लाला लाजपत राय ने कहा था। दोस्तों यह जो है एक तरह से देखा जाए तो इसमें अंग्रेज और भारतीय नेता दोनों इसमें सम्मिलित थे। तो इस तरह से दोनों के सहयोग से इस पार्टी का गठन किया गया था और पहला सम्मेलन 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया था और इसकी पहली बार WC बनर्जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और महासचिव एवं हयूम साहब ही थे। और दोस्तों इस तरह से 72 प्रतिनिधियों ने पहली बार भाग लिया था। फिर ऐसे ही बढ़ता चला गया सिलसिला और 1887 का जो मद्रास अधिवेशन था, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो उन्होंने मांग करना शुरू किया कि हम भारतीयों को भी बहस करने का अधिकार मिले, बजट में बोलने का अधिकार मिले, हम लोगों को भी मंत्रालय में स्थान मिले। तब अंग्रेज नाराज हुए, जिसकी वजह से 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले बना। इवन 89 में बेडन बन बना। लेकिन दोस्तों कांग्रेस की मांग के बाद ही 1892 का भारत परिषद अधिनियम आया, जिसमें भारतीयों को भाग लेने का अधिकार मिला, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन व्यवस्था का अधिकार मिला था। और दोस्तों 1896 में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। 1906 में दादा भाई नौरोजी भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे तो स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। दोस्तों 1907 में कांग्रेस दो भागों में बंट गया, गरम दल और नरम दल, जिसमें गरम दल के नेता बाल पाल लाल थे, यानी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पॉल थे। तो लोग उसमें जो है बिपिन चंद्र पॉल को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, गरम दल के नेता। लेकिन सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो खंडों में बंट गई थी। और दोस्तों 1916 में कांग्रेस गरम दल नरम दल एक साथ आए और लखनऊ अधिवेशन में AC चरण मजूमदार यानी अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग, जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी ढाका में सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में, यह सब एक मंच पर आए थे। इन सब बिंदुओं को देखिएगा। और प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 में एनी बेसेंट बनी थी। द्वितीय महिला अध्यक्ष याद रखिएगा जो है 1925 में सरोजनी नायडू बनी थी। तो याद रखना कि 1885 से लेकर के 1947 के बीच में 3 महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी और 8 साल के गैप में, यानी 17 में 8 जोड़ेंगे 25, 25 में 8 जोड़ देंगे 33, 1933 में नलिनी सेन गुप्त बनी थी। तो इस तरह से पहला अधिवेशन गांव में हुआ था। तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है तमिलनाडु लॉन्चेज मिशन टू सेव क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्चर्स। तो दोस्तों गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिद्धों को बचाने के लिए तमिलनाडु ने शुरू किया मिशन। तो 1993 से 2003 के बीच में भारत की गिद्धों की आबादी में 96% की गिरावट देखी गई। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रजातियों की रक्षा के लिए 2 एक्शन प्लान, पहला 2006 में आया, दूसरा 2020 से 25 के लिए यह योजना चल रही है। दोस्तों तमिलनाडु में गिद्धों की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर है और द लॉन्ग बिल्ड
वल्चर है, लाल सिर वाले गिद्ध रेड हेडेड वल्चर है, मिस्र के गिद्ध यानी द इजिप्टियन वल्चर है। तो दोस्तों यह वल्चर हमारे पर्यावरण के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं, यानी पर्यावरण को साफ रखने में यह गिद्ध प्रकृति के सफाई कर्मियों में अहम भूमिका निभाते हैं और यह नष्ट होते जा रहे हैं। और इसके पीछे कारण क्या है कि हम अपने ये पशुओं को खाते हैं, जब जानवर मर जाते थे तो तुरंत ये आकर के उनको सफा कर जाते थे, खा जाते थे, जिसकी वजह से पूरी तरह से पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता था। तो दोस्तों उस समय पशुओं को दवाई दी जाती थी, दर्द निवारक दवा डेक्लोफेनेक। दोस्तों यह हम लोग भी इसका यूज करते हैं, इसको जो जानवरों को भी दी जा रही है। तो इसको जो खाता है, तो जब जानवर मरता है तो इसको यह वल्चर खाते हैं, जिसकी वजह से इनकी आबादी नष्ट हो रही है। इनकी जो है तंत्रिका तंत्र, इनका जो अंदर बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वह पूरी तरह से अवक्रमित हो जाता है, जिसकी वजह से यह मर जाते हैं। लेकिन अब एक नई दवाई आ गई है उसके डाइक्लोफिनेक की जगह, वह है मिलॉक्सिकम। तो इस तरह से यह दवा आने के बाद गिद्धों पर इसका प्रभाव कम पड़ रहा है, तो इन्हें बचाया जा रहा है सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा। अब दोस्तों मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न से संबंधित थोड़ा सा प्रश्न देख लेते हैं कि केवल सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी करने से वांछित प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में जमीनी स्तर पर ठोस परिवर्तन नहीं किए जाते। तो दोस्तों जो हमने उसमें मुद्दे दिए हैं उन बिंदुओं की चर्चा इसमें जरूर करिएगा और इस उत्तर को लिखिएगा। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में विश्व का नेतृत्व करने में भारत की भूमिका का समालोचनात्मक विश्लेषण। तो इसमें आपको थोड़ा सा यह बताना है कि भारत अभी कहाँ है, यानी सोलर एनर्जी में भारत क्या 2022 तक जो अपना कहा था लक्ष्य क्या प्राप्त किया, तो उसमें जो समस्याएं हैं थोड़ा सा कहते हुए, लेकिन भारत को इसमें सकारात्मक आपको पॉइंट्स डालना है। तो दोस्तों आज के लिए आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है, बहुत ही सरल है, इसका उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1885 से लेकर अब तक कितनी महिलाएं कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं। दूसरा प्रश्न है, स्वदेश दर्शन योजना क्या है, यह कब स्टार्ट हुई थी, इसका क्या महत्व है। इस तरह से दोस्तों आज का अंक यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी ये अंक आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।